क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जो आपको बोर्ड परीक्षा में 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से दिला देगा। तो चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। जो निर्देश दिए रहेंगे उनको आप जरूर पढ़ लेना। जैसे कि पहला है कि 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास पेपर को हल करने के लिए। क्लियर? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनके सही उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। या तो आप नीले पेन का प्रयोग करेंगे ओएमआर सीट को भरते समय, या आप काले पेन का प्रयोग करेंगे। पेन आपका जेल पेन नहीं होना चाहिए। आपका पेन कौन सा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। ध्यान देना आप सभी लोग, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। और इसके बाद ध्यान दें, ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से ना ही काटेंगे, ना ही इरेजर और या व्हाइटनर किसी का भी प्रयोग आप नहीं करेंगे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा 50 अंकों का होगा और खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करेंगे आप लोग। प्रथम प्रश्न से आरंभ करिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, आप उस पर अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए ध्यान दें, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को जो 18 फरवरी के पेपर में छपने वाले हैं, बिल्कुल 100% की गारंटी रहेगी। ये मेरी ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? एक एक प्रश्न 1 नंबर का है, कुल 20 अंक का है खंड आ, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर किया गया था। डी वाला ऑप्शन सही होगा। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? तो लहरों के राजहंस ये रचना है मोहन राकेश जी की। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न है, साहित्य और कला रचना है, तो ये रचना किसकी है? साहित्य और कला। ऑप्शन है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की कालावधि या समय सीमा है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, सन 1920 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। रीत मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद और बोधा ठाकुर। यहाँ पर विकल्प ए और बी दोनों सही होंगे। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितने धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रयोगवाद के कवि कौन हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, अंगेजी। इन्होंने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। क्लियर? आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से वर्तमान तक। डी वाला ऑप्शन सही होगा। भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है। इनमें से भारतेंद्र युग की विशेषता क्या नहीं है? तो डी ऑप्शन सही होगा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंद्र युग की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली।
पुनि पुनि मुनि सकुचहि अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर है हास्य रस। डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, सोरठा छंद के पहले चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न में है सोरठा छंद के पहले चरण में मात्राएं, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला है, अभ्यागत में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर अभि है उपसर्ग। नील गाय में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ध्यान देना, नील गाय में समास कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। बादल पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना, जलज। सौ का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर सत हो जाएगा राइट आंसर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। वाक्य में वाच्य क्या है? ध्यान देना इस प्रश्न का उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, कर्तवाच्य। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, ये चीज ध्यान देना। इसके बाद है खंड बा। अब खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, 50 अंकों का है खंड बा। यहाँ पर पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश यहाँ पर है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह गद्यांश हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2026 में बिल्कुल 100% आएगा। चलिए पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरह से, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, लास्ट के शब्द इस तरह से डैश डैश कर देंगे, उन्नत की ओर उठाती जाएगी। फिर संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इस तरह से संदर्भ लिखना है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पूरे गद्यांश को रेखांकित किया गया है यहाँ पर। अब पूरे गद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे आप। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगत किसी युवा पुरुष की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्रायः उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगत में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नत के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। क्लियर? ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा।
कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है, आपको अथवा वाला नहीं करना है। यदि आपने पहला हल कर लिया तो अथवा वाले गद्यांश को आप लोग ध्यान दें और इसके प्रश्नों को ध्यान दें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अथवा वाले गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा आप यदि बोर्ड परीक्षा में इसको हल करते हैं तो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए 6 नंबर का ये भी प्रश्न है और 6 नंबर का गद्यांश आधारित प्रश्न भी आता है यहाँ पर। चलिए ध्यान दें। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधरवै फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों के तुहें तियकी लखिया तुरता पियकी अखियां अतिचारु चली जल छुई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो आप सभी लोग। ये है पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 2। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द, फिर लास्ट के शब्द, इस तरह से लिख देना, फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य काव्य खंड होगा में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। इस तरह से संदर्भ आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दें और इसकी व्याख्या आप देखेंगे। वैसे तो मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, इस पूरे पद्यांश की ध्यान देना। चलिए कैसे लिखना है, प्रसंग भी आपको लिखना है। प्रसंग कैसे लिखा जाएगा ध्यान दें आप लोग यहाँ पर। कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। क्लियर। पूरे पद्यांश की व्याख्या आप लोग ध्यान दें। राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे? अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वह बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। क्लियर। अब ध्यान दो अगला प्रश्न। किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होठ सूख गए थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण और सीता तीनों बड़े धैर्य के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2-3 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके होठ थकान के कारण सूख गए थे। क्लियर। अब अथवा में भी पद्यांश है, यहाँ पर अथवा में भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी यदि आप हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका हल आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा दूसरे पद्यांश को यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आपको एक ही हल करना है बोर्ड परीक्षा में। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला जो यहाँ पर है गद्यांश, ए तस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत शाह विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द फिर लास्ट के शब्द लिखेंगे आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे।
संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग लिख दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीणों द्वारा नगरवासी पर हंसने का वर्णन किया गया है। अब ध्यान दो आप लोग, हिंदी अनुवाद पूरे गद्यांश की क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव चला गया। नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सब यात्री उस बातूनी नगरवासी को देखकर हंसने लगे। तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीण भी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्लियर? अब अगला अथवा में भी यहाँ पर है एक और गद्यांश, तो इसको आप लोग ध्यान दो, इस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं, संदर्भ, प्रसंग और इसका हिंदी अनुवाद। वैसे तो एक ही आपको हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला जो है ये इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 18 फरवरी के लिए। तो ध्यान देना, दोनों का आप हल यहाँ पर देखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। कैसे लिखा जाएगा? पहले का हल प्रश्नोत्तर संख्या 4, नीर क्षीर विवेके, इस तरह से शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द। संदर्भ लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अनियोक्त विलासा नामक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस्य न करने के लिए कहा गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद ध्यान दें। हे हंस, यदि तुम्ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? चलिए अथवा में जो पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचती, इसको भी हल आप इसका भी देख लें। यहाँ पर ध्यान दें किस तरह से आपको संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद लिखना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। आप प्रत्येक खंड काव्य से आप लोग ध्यान दो, 2-2 प्रश्न आए हैं। क्लियर? अब बारी आती है अगले प्रश्न की, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से, यानी दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जयशंकर प्रसाद होना चाहिए था, तो यहाँ पर जयप्रकाश भारती है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर है जीवन परिचय यहाँ पर। चलिए कैसे लिखना है, संक्षिप्त परिचय भी आप लिख लेंगे और इसके बाद आप जो है जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। किस तरह से, ध्यान दें आप लोग, जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय आप लिख लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, संक्षिप्त परिचय है, जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 को, जन्म स्थान काशी था। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। शिक्षा 8वीं तक प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, लहर, आंसू, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्णादि, और मृत्यु हो गई 15 नवंबर 1937 को। चलिए इनका जीवन परिचय ध्यान दें आप लोग। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे और उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ।
संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का भी अवसर मिला, यहाँ पर अवसर होगा, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। यक्ष्मा यानी टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। इनकी एकमात्र रचना का नाम लिखना है तो कामायनी आप लिख दो, या आंसू लिख दो, या लहर लिख दो। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आप लिखेंगे और रचना का नाम लिखेंगे। 5 नंबर यहाँ भी आपको मिलेंगे और यहाँ भी। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा, जो कि तीसरे नंबर पर है। तो ध्यान दें आप लोग, इनका संक्षिप्त परिचय। जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी। शिक्षा इन्होंने एमए तक प्राप्त की। कृतियां इनकी यानी रचनाएं निहार, रश्मि निर्जा, यामा आदि हैं। मृत्यु हो गई सन 1987 में। अब इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? आधुनिक युग की मीरा, वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद एमए तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या भी रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म श्री की उपाधि से भी सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें निर्जा पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पति द्वारा परित्यागता होने के कारण इनका जीवन वेदना में रहा और इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत यानी स्वर्गवास हो गया। इनकी रचना का नाम दीप शिखा है। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो भी श्लोक आपके पेपर में पूछा नहीं गया है उसी को आप लिखेंगे। तो इस वायरल मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर मैं ये श्लोक आपको बता रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। अपनी यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो आप लोग ध्यान दें। वीरः केन पूजते, वीर की पूजा किसके द्वारा होती है? इसका उत्तर होगा वीरः वीरेण पूजते, यानी वीर की पूजा वीर के द्वारा होती है। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है? वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। और तीसरा है ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान कहाँ संभव है? तो ज्ञानम सर्वत्र संभवत, ज्ञान हर जगह संभव है। अगला है मैत्री केन वर्धते, तो इसका उत्तर होगा सुवचनेन मैत्री वर्धते। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए यानी 18 फरवरी के लिए आप इन विषयों पर निबंध जरूर से जरूर तैयार कर लेना। मैं आपको बताऊंगा विज्ञान अभिशाप या वरदान, इस पर आप निबंध कैसे लिखोगे। 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए ध्यान दें कैसे लिखना है आपको विज्ञान, वरदान या अभिशाप या वरदान पर निबंध। तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप, रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप में,
विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसंहार। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है? आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी हैं। उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि मानो कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। अब विज्ञान वरदान के रूप में, तो ध्यान दें आप लोग, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर आधुनिक मानव का लेकर रात्रि शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सब विज्ञान के ही वरदान हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मानव विज्ञान के माध्यम से प्राकृतिक पर भी विजय पा चुका है। विज्ञान के इन वरदानों की उपयोगिता प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित है। पहला, यातायात के क्षेत्र में। प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थान पर अतिशीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार का भी काया पलट हो गया है। अगला है संचार के क्षेत्र में। तो बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार कर दिए हैं। दैनंदिन जीवन में तो यहाँ क्या हुआ है, विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनंदिन सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, कौन? वॉशिंग मशीन। उन पर प्रेस करती है, भोजन पकाती है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है तथा सर्दी गर्मी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में। तो मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, कैंट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। यही नहीं, विज्ञान से नेत्रहीनों को नेत्र, कर्णहीनों को कान और अंगहीनों को अंग देना भी संभव हो सका है। क्लियर? चलिए अगली हेडिंग है औद्योगिक क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया है, भारी मशीनों के निर्माण में बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकी हैं। आगे ध्यान दीजिएगा कृषि क्षेत्र में। तो लगभग 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, प्रौढ़ एवं विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। छोटे बड़े में बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव हुआ है।
शिक्षा के क्षेत्र में तो मुद्रण यंत्रों के आविष्कारों ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आज भी मुद्रण क्षेत्र में क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में तो चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बनाकर मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। अब देखो विज्ञान अभिशाप के रूप में, तो विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे विज्ञान जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। आज विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से भरपूर तथा असुरक्षित हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की यह लीला समाप्त कर सकता है, यानी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा उसमें सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। चारों ओर का कृत्रिम आडंबर युक्त जीवन इस विज्ञान की ही देन है। अगला है उपसंहार। तो विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ना मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है। विज्ञान ने क्या किया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागी। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। क्लियर? ये हो गया विज्ञान पर निबंध। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से है। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर। कह रहा है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यहाँ पर ध्यान देना, अथवा में जो प्रश्न है यहाँ पर इसका मैं आपको उत्तर बताऊंगा। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र कैसे लिखना है। तो चलिए ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा कैसे लिखना है उत्तर। माननीय मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम मेरठ, दिनांक 24 फरवरी 2026 यहाँ पर लिख देना, या 18 फरवरी आप लिख देना। इस तरह से महोदय या महोदया, मैं नेहा शर्मा, यहाँ पर पता लिखा जाएगा। आपको यह पत्र अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ कि दिनांक 20 फरवरी या 18 फरवरी, कोई भी डेट यहाँ पर आप डाल सकते हो। मैं आपके द्वारा संचालित बस संख्या यहाँ पर यूपी 32R 4002 में यात्रा कर रही थी। आगरा से जयपुर की यात्रा के दौरान बस चालक श्री अशोक कुमार का व्यवहार अत्यंत अनुचित और असभ्य था। उन्होंने यात्रियों से बात करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके गंतव्य पूछने पर उन्हें धमकाया। उन्होंने बस को लापरवाही से चलाया, अचानक ब्रेक लगाए जिससे यात्री गिरने से बाल बाल बचे।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बस को कई बार निर्धारित स्टॉप के अलावा अन्य जगहों पर रोका और यात्रियों को परेशानी हुई। एक यात्री ने विरोध जताया तो चालक ने उसके साथ बहुतांश में बात की। यह व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। मैं इस शिकायत के साथ एक अन्य यात्री श्री रोहित वर्मा, जिनका फोन नंबर 9876543210 का नाम गवाह के रूप में दे रही हूँ। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं या करती हूं कि आप इस मामले की शीघ्र जांच करवाएं और चालक श्री अशोक कुमार के खिलाफ उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद, नेहा शर्मा। इस तरह से तो आपने देखा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर बिल्कुल हल सहित मैंने बताया है। 18 फरवरी को यही बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे प्रश्न। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।